चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। नाम है क्या हमारा, एक्सप्लेनेशन क्लास सामान्य हिंदी का। 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। और जैसे आप लोग की विचारधारा आ रही है वो ठीक बात है। आप लोग जो कह रहे हैं कि मार्क्स इसलिए कटे क्योंकि अधिकांशतः पर्यायवाची वगैरह विलोम शब्द, ये शब्दांश जो है हमें याद नहीं रहते हैं, शब्दावली याद नहीं रहती है। देखिए भाई, इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन क्लास चालू करूं, यहाँ पर कुछ बातें बताऊं, मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं आपको पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द टाइप की चीज़ें याद नहीं करा सकता। अगर इसके वजह से आप लोग के नंबर कटे हैं तो बताइए ये नंबर क्यों कटे हैं? इसका सही जवाब होगा आप लोग की लापरवाही। नंबर कटने वाली बात नहीं, लापरवाह हो आप, इस बात को स्वीकार कीजिए। और आपको पढ़ना है, देखो पर्यायवाची के साथ में, विलोम शब्द के साथ में, एंटोनिम सिनोनिम के साथ में हमेशा आप ध्यान रखें, एक समस्या विद्यार्थियों के साथ बनी रहती है। क्या कि आरंभिक पढ़ाई के दौरान जब आपको वास्तव में उन चीज़ों को पढ़ना है तब आप महत्व देते हैं क्या कि नहीं हम लोग क्या है संधि समास वगैरह पढ़ लें। यदि हिंदी पढ़ भी रहे हैं तो वैसे भी हिंदी को बहुत दूर आप अपने पढ़ाई से रखे रहते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि ये आपके मेंस में 100 नंबर रखता है। और यदि आपकी हिंदी अच्छी हो जाती है, प्री से पहले भी हिंदी अच्छी हो जाती है, आपकी छत्तीसगढ़ी ठीक है, रीजनिंग ठीक है, तो गणित के कठिन प्रश्नों में फंसने का सवाल नहीं होता है, आपका पेपर 2 क्वालिफाई हो जाता है। खैर, अगर हम 100 नंबर पर चर्चा करें तो शब्दावली से बहुत क्वेश्चन आता है। अब आरंभिक पढ़ाई के दौरान में आप लोग क्या करते हैं, पर्यायवाची को इसलिए नहीं पढ़ते, विलोम को इसलिए नहीं पढ़ते, शब्दावली को इसलिए नहीं पढ़ते कि सर लास्ट तक जाते जाते भूल जाएंगे, आखिरी में पढ़ेंगे। अब आखिरी के दिनों में क्या होता है कि सर इतना इंपॉर्टेंट निबंध के लिए डेटा याद करेंगे, उस दिन निबंध का पेपर है, निबंध का डेटा याद करेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, हिंदी का पर्यायवाची कैसे पढ़ेंगे, लो चलो जो होगा देखा जाएगा। इस चक्कर में ना आपने साल भर पढ़ा ना आपने अंत में पढ़ा, और अंत में किसी को मन करता है थोड़ा थोड़ा सा जल्दी देखते हैं। तो ध्यान रखो, अगर आपको हिंदी में अच्छा करना है तो उसका तरीका ये है कि भाई डेली, हर दिन, अगर पूरे बाकी सब्जेक्ट का पढ़ाई आपके लिए भोजन है तो ये इंग्लिश का एंटोनिम सिनोनिम या हिंदी का शब्दावली या छत्तीसगढ़ी भाषा के शब्दावली या अन्य विषयों के आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा, इन सब को श्वास की भांति ग्रहण करो। हर दिन 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा उठा लो हिंदी की बुक और लिखो पर्यायवाची, 4-5 पर्यायवाची शब्द को लिखो, आप कुछ छत्तीसगढ़ी शब्दों को लिखो, उनके पर्यायवाची लिखो, विलोम लिखो, अनेकार्थक, जो चाहे वो लिखो, बट लिखते रहो। डेली 15 मिनट कम से कम ये काम करो, उसको आप भूल जाओगे कि याद रहेगा, ये सब विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बिना विचार किए बस करो जब तक कि ये काम चालू नहीं करोगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, हर दिन 15 मिनट या आधा घंटे आपको हमेशा कुछ न कुछ नए शब्दों को पढ़ना है, लिखना है, मुहावरे को लिखो, लोकोक्ति को लिखो, या फिर इन पर्यायवाची वगैरह को लिखो। जब तक ये काम चालू नहीं करोगे, ये लापरवाही बरतते रहोगे, तो आपके नंबर हिंदी में कम रहेंगे ही। तो हिंदी में कम नंबर आए उसको लेकर दुखी मत रहो, नालायक हो तुम, ठीक है बात। तो वापस से चलिए आते हैं, अब अपना काम थोड़ा सा देखते हैं। और कहाँ पर नंबर कटना नहीं चाहिए था, वैसे बहुत आसान से प्रश्न थे, लेकिन नंबर कटे हैं तो क्यों कटे हैं, क्या है, उस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची वगैरह को बिना किसी ज़्यादा सोच विचार के डेली लिख करके पढ़ना है, ये बात आप ध्यान रखें। चलो तो पर्यायवाची से थोड़ा ऊपर उठते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, क्रियार्थक संज्ञा से क्या आशय है, 2 उदाहरण दीजिए। क्रियार्थक संज्ञा अर्थात एक प्रकार की क्या है, ये क्रिया का प्रकार ही है। क्रिया आप पढ़े हो क्रिया के बारे में, क्या है हमको जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से हमको पता चले कि कार्य हो रहा है, कार्य के होने या करने का बोध जिससे होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया नहीं, क्रियार्थक संज्ञा पूछा है। तो यहाँ पर हम बताएंगे क्या कि अगर क्रिया कार्य करने के रूप में ना आकर संज्ञा के रूप में प्रस्तुत होता है, अगर स्वयं क्रिया जो है ये किस रूप में प्रस्तुत हो रही भाई, क्रिया यदि हमारे पास संज्ञा के रूप में प्रस्तुत हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, क्रियार्थक संज्ञा। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसको भाई, मुझे आप बताइए ये टहलना एक क्रिया है कि क्या है, टहलना तो एक क्रिया है ना। लेकिन अगर मैं कह देता हूं कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यदि मैं ऐसा कह देता हूं तो आप समझ जाएंगे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहां पर ये जो टहलना नामक शब्द है जो कि वास्तव में एक क्रिया है, वो प्रयोग हो रहा है किस रूप में, संज्ञा के रूप में। इसी रूप को हम कहते हैं क्या, क्रियार्थक संज्ञा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। घूमना
सेहत के लिए अच्छा है, दौड़ना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अगर आप करते हैं तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 नंबर की बात है, कैसे लिखेंगे यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे क्या लिखा गया है, जो मॉडल आंसर आप तक पहुंच चुका है उसको ही एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं। जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करने लगती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना, जैसे कि क्या कहा हमने, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है। इस प्रकार की भाषा का अगर हम प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो क्रिया है वो वास्तव में क्रिया के रूप में क्या है, संज्ञा की भांति व्यवहार कर रही है तो क्रिया ही, लेकिन संज्ञा की भांति व्यवहार कर रही है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप 2 उदाहरण दे करके लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जैसा अभी मैं लिखा था उस टाइप का नहीं दिखना चाहिए भाई, अच्छी नहीं दिख रही थी राइटिंग अभी जो मैं लिख रहा था वो। वर्ण एवं अक्षर को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। वर्ण और अक्षर, ये तो बहुत बेसिक बात है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई कभी आपसे पूछा जाए आप क्या बताएंगे, ध्वनि। और ध्वनि के ही लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो यदि आपको वर्ण को अगर परिभाषित करना है, उदाहरण भी बताना है, तो देखो अब यहां पर आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। क्या, एक तरफ वर्ण और उसके उदाहरण, दूसरी तरफ अक्षर और उसके उदाहरण। या तो आप चाहो वर्ण को 2-3 लाइन में लिख दो, 2 लाइन में यहां लिख दो, और उसके फिर अक्षर को 2-3 लाइन में लिख दो। अगर 1 2 3 आप काउंट करो, यहां पर लिख दो क्या, अक्षर, पहले ही हेडिंग डाल दो, लो इसमें हमको अक्षर लिखना है, इतने ही भाग में हमको वर्ण को और इतने ही भाग में हमको अक्षर को डिफाइन करना है। चलिए कैसे करेंगे। तो वर्ण क्या है, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई ये होती है क्या, वर्ण। चलो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो हम लोग लिख लिए, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। आप ऐसा लिखेंगे और बताएंगे कि भाई इसका खंड नहीं किया जा सकता। क्या बोला हमने, इसका खंड नहीं किया जा सकता। अब खंड नहीं किया जा सकता, इसको अगर उदाहरण में अगर देखना हो, जैसे अ, मैं लिख देता हूं क्या, अ, बताओ अ को और खंडित कर सकते हैं क्या, हम नहीं कर सकते। मैं लिखूंगा यहां पर आ, तो आ को और खंडित करेंगे क्या, नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख देता हूं क, तो क को हम खंडित कर सकते हैं हलंत के साथ क और अ में, इसलिए ये क वर्ण नहीं है। अब अगर मैं इसमें हलंत लगा देता हूं तब ये क्या है, वर्ण। अर्थात वर्ण में कौन शामिल है, वर्ण में स्वर और साथ ही साथ स्वर रहित व्यंजन। क्या बोलेंगे हम लोग, स्वर रहित व्यंजन, ये होते हैं क्या, वर्ण। ये क्या होते हैं भाई, वर्ण होते हैं। अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर श्वास के एक आघात में जिनका उच्चारण हो जाए, श्वास के एक आघात में जिन वर्णों का उच्चारण हो जाए उन्हें कहते हैं क्या, अक्षर। अब अक्षर में क्या शामिल है, तो अक्षर में भी ये जो स्वर हैं आ ये तो शामिल है ही, साथ ही साथ स्वर सहित व्यंजन भी शामिल है, अर्थात क ख ये सब क्या होते हैं भाई, ये सब अक्षर होते हैं। तो वर्ण कहने में देखो, स्वर तो वर्ण में भी शामिल है और अक्षर में भी शामिल है, लेकिन व्यंजनों को आपको ध्यान देना है। यदि वो स्वर रहित व्यंजन है, इस रूप में है, तब वो वर्ण है, और यदि वो स्वर के साथ में है तब वो क्या कहलाएंगे, अक्षर कहलाएंगे। अक्षर कौन है, जिनका श्वास के एक आघात में उच्चारण हो सके, और वर्ण क्या है, जो कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, इसका और खंड नहीं किया जा सकता, भले ही वो प्रोनाउंसिएट ना हो, भले उच्चारित ना हो, आप इसे उच्चारित कर ही नहीं सकते। आप इसको, ये क्या लिखा है, इसको लिख करके केवल दिखाया जा सकता है, ये पता नहीं क्या लिखा है। जब तक कि इसमें मैं अ को ना जोड़ दूं, मैं इसे क नहीं बोल सकता। तो ये मेरे श्वास से निकल ही नहीं सकता। ये क्या है, व्यंजन वाला का हलंत का बोलेंगे, तो ये वर्ण है, जबकि ये क्या है, अक्षर है। बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम लोग। ये डिफरेंस होता है वर्ण और अक्षर में, ये अंतर होता है वर्ण और अक्षर में। वर्ण और अक्षर को उदाहरण से परिभाषित कीजिए बोला, तो कुछ उदाहरण लिख दें। वर्ण और अक्षर में अंतर लिखने बोलता तो भी यही बात लिखते हम,
तब भी क्या है, इसी बात को ही लिखते हैं, वर्ण और अक्षर। तो वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। आइए देखते हैं यहाँ पर मॉडल आंसर में आपको क्या लिख करके दिया गया था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि वर्ण क्या है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ध्वनि के सबसे छोटी लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, या भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई है। अच्छा, अगले लाइन में लिख दिया, भाषा के लिखित रूप में सबसे छोटी लिखित इकाई है, ये क्या है, इसका खंड किया नहीं जा सकता। यहां पर देखो क में ख में हलंत लगा है, जबकि अक्षर में क्या है, श्वास के एक आघात में उच्चारित वर्ण अक्षर कहलाते हैं। इसमें स्वर और स्वर सहित व्यंजन भी आते हैं, उदाहरण अ, आ। अब देखो यहां पर पूरा क लिखा है जिसमें हलंत के साथ में अ जुड़ा हुआ है, जो मैं अभी बता रहा था आपको। अच्छा, इसमें जो है उदाहरण के लिए आपको बता भी दिया गया, जैसे हम एक शब्द लेते हैं राम, राम में र, आ, म, अ, मैं र बोल रहा हूं बताने के लिए, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, उच्चारित नहीं है, हलंत वाला र, हलंत वाला म, ये क्या है, वर्ण विच्छेद। तो इसमें वर्ण कितने हुए, इसमें वर्ण हुए 4, जबकि अगर हम इसको अक्षर को तोड़ेंगे तो रा और म अक्षर कितने, केवल 2। राम नामक शब्द में 2 अक्षर हैं जबकि 4 वर्ण हैं। इसी बात से आप समझिए वर्ण और अक्षर, और इस तरीके से आपको लिख करके बताना है वर्ण और अक्षर को। ठीक है बात। चलिए भाई अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग, देखते हैं मात्रा को परिभाषित करना है। मात्रा किसे कहते हैं? तो व्यंजनों के रूप को प्रकट करने के लिए, व्यंजनों के स्वरूप को प्रकट करने के लिए स्वर अपने जिस रूप में आते हैं उसे मात्रा कहते हैं। क्या कहा हमने? व्यंजनों के स्वरूप को प्रकट करने के लिए, अलग अलग रूपों को प्रकट करने के लिए स्वर अपने जिस रूप में आते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या? मात्रा। कैसे? चलिए इसको डिफाइन करके इसको समझते हैं हम लोग। जैसे अगर मुझे लिखना है र, तो अगर मैं कहता हूं क्या र, वो ऐसा लिखा हुआ है। मैं कहता हूं रा, मैं कहता हूं री, मैं कहता हूं री। अगर मैं इसको तोड़ के देखूं तो ये क्या लिखा है? र के साथ में अ, र के साथ अ। या इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? र के बाद में आ। यहां पर क्या लिखा हुआ है? र के बाद में ई। यहां पर क्या लिखा हुआ है? र के बाद में बड़ा ई। ठीक है बात। अब आप देखो यहां पर ये आ अपने वास्तविक रूप में है क्या? नहीं, आ की मात्रा लगी है। तो मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के अलग अलग रूपों को प्रकट करने के लिए स्वर अपने जिस रूप में आते हैं उसे मात्रा कहते हैं। और मात्राओं की संख्या है हमारे पास 10। मात्रा कितने होते हैं टोटल? 10। ये 10 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंग अह को हम अयोगवाह में लेते हैं। यदि प्राचीन अगर हम लोग तरीके से देखें, अगर हम लोग मूलभूत सिद्धांत के अनुसार देखें, तो अंग और अह जो है परिपाटी के अनुसार जो है वो भी मात्रा है। तो 10 और 2 12 खड़ी हम लोग लिख देते हैं। परंतु ध्यान रहे कि अगर हम लोग अंग अह को अयोगवाह के रूप में लिखेंगे तो मूल स्वरों में अगर हम देखें तो 10 मात्राएं होती हैं। कितने होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं, जिनमें से शामिल है क्या? आ की मात्रा, उसके पश्चात हम लोग लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, मात्रा। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऊ, फिर ऊ, उसके पश्चात री, फिर ए, ओ, औ। ये होती हैं मात्राएं, इतनी होती हैं मात्राएं। अ की मात्रा नहीं होती, याद रखेंगे, अ की मात्रा नहीं होती, अ की मात्रा नहीं होती। अ एक शहीद वर्ण है, अ की मात्रा नहीं है। ये किसी भी वर्ण में अपने मूल स्वरूप में ही, मतलब क्या है, अपने स्वरूप में पहुंचता है, उसको शहीद वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शहीद वर्ण कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको आपको लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका ये रहा हमारे पास। ये देखो वो सारी मात्राओं को उसी तरीके से लिख करके दिखाया गया आपको कि भाई मात्रा व्यंजनों के अलग अलग रूप को अर्थ प्रदान करने के लिए स्वर अपने जिस स्वरूप में प्रस्तुत होता है उसे मात्रा कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं, ऐसा बताया गया। मात्राओं की संख्या 10 होती है। अ की मात्रा नहीं है, अ की मात्रा नहीं है। अ के नीचे देखो कुछ नहीं लिखा हमने। आ की मात्रा ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हो गया क्या? मात्राएं। तो मात्राओं को इस तरीके से परिभाषित करेंगे हम लोग। इसके पश्चात हम देखते हैं पदबंध को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न आ गया हमारा क्या? पदबंध। और ये 3 नंबर का है भाई। इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे, वैसे तो जितना जगह दिया गया है आप 2 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में अच्छे से इसको लिख सकते हैं।
हम देखेंगे यहां पर पदबंध 3 नंबर में पूछा है, पदबंध को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। पदबंध, देखो कई लोग पदबंध को, मैं देखा कॉपी में पदबंध को आप लोग उपवाक्य समझ के लिख दिए हैं या पद को ही परिभाषित कर दिए हैं। समझिएगा बात को, जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है उसे पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। शब्दों का वाक्य में प्रयोग जब होता है उसे पद कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं क्या कमल, तो कमल क्या है? एक शब्द है। लेकिन अगर मैं कहूं तालाब में कमल खिला है, तब ये कमल क्या है? पद है। तब ये कमल क्या है? पद। कमल एक शब्द है, तालाब में कमल खिला है, यहां पर कमल एक पद है। लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ अलग शब्दों को जोड़ दूं, जैसे अगर मैं कह दूंगा, एक शब्द मैं कह देता हूं कि माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। क्या बोला मैंने? माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। या उमानंदा भारत की सबसे छोटी नदी द्वीप है। अब ध्यान दो, मैं आपके सामने अभी द्वीप शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने क्या किया? अभी आपके सामने मैंने द्वीप शब्द का प्रयोग नहीं किया। हम उमानंदा को भारत की सबसे छोटी द्वीप नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? सबसे छोटी नदी द्वीप। तो द्वीप शब्द को ना बोल करके हमने क्या बोला? सबसे छोटी नदी द्वीप। अब यहां पर एक चीज गौर कीजिए कि द्वीप शब्द के साथ नदी जो है यहां पर एक क्या बना रहा है भाई? एक अपने आप में समुदाय बना रहा है, एक समूह बना रहा है। यहां पर इस बात को हमको बिल्कुल गौर करके रखना है। अगर कोई कहता है कि राहुल अच्छा लड़का है, या कोई कहे राहुल अच्छा लड़का है, अगर कोई कहता है, या अगर कोई कह दे कि रमेश का बेटा राहुल अच्छा लड़का है, यहां पर पहले शब्द में क्या था? राहुल एक पद है। लेकिन रमेश का बेटा राहुल अगर कोई कह दे, तब वहां पर क्या हो जाएगा? रमेश का बेटा नामक एक पदबंध बन गया। वैसे ही द्वीप अगर कोई कहता है तो एक पद है, मतलब वाक्य में प्रयोग होता हुआ पद है। लेकिन अगर मैं बोल दिया नदी द्वीप, तो यहां पर दो शब्दों का एक क्या बन रहा है? गठबंधन हो रहा है। और इसलिए क्या कहलाते हैं? ये पदबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदबंध। दो पद आपस में बंध जब जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। तो माजुली विश्व की सबसे बड़ी द्वीप नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और यहां नदी द्वीप नामक शब्द पदबंध है। नदी द्वीप नामक शब्द क्या है? पदबंध है। या उमानंदा भारत की सबसे छोटी नदी द्वीप है, तो नदी द्वीप क्या है? एक पदबंध है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, पदबंध को उदाहरण से समझाने बोला है, परिभाषित करने, तो मुझे लगता है कि समझ तो आ गया है। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर इसे लिखेंगे कैसे। लिखने के लिए क्या करेंगे? जब वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर या बंधकर एक इकाई बनाते हैं, देखा आपने क्या? परस्पर मिलकर एक इकाई बनाते, बोला ना, एक इकाई बनाते हैं, तो उस संयुक्त इकाई को पदबंध कहा जाता है। जैसे लड़का जाता है, वाक्य में लड़का एक पद है, परंतु जब हम कहते हैं छोटा लड़का जाता है, लड़का क्या है? इस वाक्य में लड़का एक पद है। जबकि हम कहते हैं छोटा लड़का जाता है, तो यहां पर छोटा लड़का एक पदबंध है। क्या है? एक पदबंध है। अब उपवाक्य क्या है ये भी सुन लो। उपवाक्य को परिभाषित करके रख दिए थे आप लोग, ये मत करना। जैसे अगर मैं बोलूं पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, अब यहां पर पुलिस को देखते ही चोर भाग गया अगर मैं कहूं, तो यहां पर चोर भाग गया एक उपवाक्य है, पुलिस को देखते ही ये भी एक उपवाक्य है। ये पदबंध नहीं है, ये दोनों उपवाक्य हैं। तो पदबंध और उपवाक्य में थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, इस बात को गौर करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा गया है कि श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? इसका पूरा लिस्ट मैं आपके ग्रुप में वैसे डाला था, आप लोग को ध्यान होना चाहिए। नहीं तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है 20। हिंदी में कुल कितने विराम चिन्ह होते हैं? 20 विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो पहला आंसर तो ये लिख लेना है, 2 नंबर का प्रश्न है। और विराम चिन्ह की संख्या अगर आप 20 लिख दिए, इतना में मिल गया क्या आपको? 1 नंबर। अगला बोला हंस पद चिन्ह क्या है? बहुत से लोग हंस पद नामक शब्द को नहीं जानते थे, इसलिए गलत हुआ। हंस पद नामक शब्द को, हंस पद चिन्ह, ये आप लोगों को ऐसा लिख करके बनाना है। देखो हंस पद ऐसा चिन्ह दिखता है, ये हंस पद ऐसा जो हम लोग बनाते हैं इसको हंस पद बोलते हैं। देखो कई बार आप लोग की आदत होती है कि यदि हम लोग कोई वाक्य लिख रहे हैं और वाक्य के बीच में कोई शब्द छूट जाए, जैसे कि मुझे जाना है,
मुझे जाना है। अब यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था क्या, घर, लेकिन मैं घर शब्द को अगर भूल गया तो मैं क्या करता हूँ, कभी आड़ा टेढ़ा, कभी नीचे, कभी इधर एरो, कुछ भी लगा करके लिखता हूँ। ये सारी पद्धतियाँ गलत हैं। अगर मैं लिखता हूँ क्या, मुझे जाना है, मैं भूल गया कि बीच में क्या लिखना है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा चिन्ह लगाना है और लिखना है यहाँ पर घर, मुझे घर जाना है, मुझे ऐसा लिखना चाहिए। और यहाँ पर इस जो चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं हम, त्रुटि बोधक चिन्ह कह लो या फिर इसको क्या है, हंस पद चिन्ह कह लो, तो ये जो चिन्ह है ये क्या है भाई, हंस पद चिन्ह कहलाता है। ठीक है बात, ये हंस पद चिन्ह है। चलो देखते हैं इसके बारे में क्या लिख करके दिया गया है भाई, आपको एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर दिया गया है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार चिन्हों की संख्या 20 है, बिल्कुल ऐसा अंडरलाइन करेंगे। और हिंदी में 20, देवनागरी लिपि में 20 लिखने ज़्यादा बेहतर है कि ऐसे 20 लिखो, ताकि तुरंत नज़र पड़ जाए कि हाँ भैया इसको आंसर पता है, नज़र पड़ना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हंस पद चिन्ह क्या है, जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर शब्द को ऊपर लिखा जाता है। उदाहरण, वर्तमान समय में हमेशा मास्क रखना चाहिए, लगा के रखना चाहिए भाई साहब, रखना चाहिए क्या, जेब में लगा रखोगे, ये जरूर, ये उदाहरण मैं लॉकडाउन टाइम पर बनाया रहा हूँगा, हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर, वर्तमान समय में हमेशा मास्क रखना चाहिए, नहीं, वर्तमान समय में मास्क हमेशा मास्क लगा के रखना चाहिए। तो लगा के नामक शब्द को भूल गए थे तो ऊपर लिख दिए। देखो अभी आपको बताने के लिए ऐसा स्पेस छोड़ करके ऐसा किया गया है, बाकी आप जानते हैं कि हंस पद जब भी लगाएंगे तो इतना स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है बात, तो कभी भी अगर आपसे त्रुटि होती है, त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, तो त्रुटि होने पर आप नीचे नहीं लिखेंगे, आप ऊपर लिखेंगे, ये नियम है हिंदी का, इसको समझें। ठीक है, चलो भाई, तो हंस पद 2 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर आपको संख्या लिखने मिल जाएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको क्या है, हंस पद चिन्ह क्या है ये बताने में। और अगर आप उदाहरण में बता देते हैं तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मौलिक सर्वनाम क्या है, मौलिक सर्वनाम, या जिसको हम जानते हैं किस रूप में भाई, मूल सर्वनाम। क्या बोलते हैं, मूल सर्वनाम। मौलिक या मूल सर्वनाम, देखो सर्वनाम को मूल रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। वो उपयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम क्या होते हैं, जो अपने मूल रूप में ही जिनकी उत्पत्ति हुई है और वैसे ही उपयोग कर रहे हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे के सारे हम लोग देखेंगे। ये सब के सब क्या है भाई, कितने हो गए, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 के 11 क्या है हमारे पास में, मौलिक सर्वनाम है। कितने होते हैं मौलिक सर्वनाम, मूल सर्वनाम कुल कितने होते हैं भाई, टोटल 11 होते हैं। ठीक है, बाकी सर्वनाम इसी से बनते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं इनके बारे में। मौलिक सर्वनाम को कैसे लिखेंगे हम लोग, मौलिक सर्वनाम को लिखते हैं हम लोग, ये देखो, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई एवं कुछ। इसी को फिर आप लोग जो है अलग अलग और क्लासिफाई करोगे। मैं से ही बनेगा क्या, मेरा, मुझको, मुझसे। आप इनमें कारक चिन्ह लगाते जाओ और आपका बाकी सर्वनाम बनता जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर अगर आप लगा दिए तू, तो तू से तेरा, तुझको, तुमको, ऐसे शब्द बनेंगे। तुम्हारा, आप में बन जाएगा आप में, आपने, आपके लिए, ऐसा बनता जाएगा। यह से इसमें, यह धन में इसमें, यह धन को इसको, वह धन को उसको। तो इसको, उसको, इन्होंने, उन्होंने, ये वास्तविक शब्द नहीं है, ये मौलिक सर्वनाम में जुड़े क्या हैं, ये मौलिक सर्वनाम में कारक चिन्ह को जोड़ के बनाए जाते हैं।
ठीक है, जो सो, कौन क्या, कोई कुछ को वैसे ही प्रयोग किया जाता है। अब आपको लगेगा सर ये तो प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये क्या सर्वनाम है? बिल्कुल है, आप ध्यान से समझिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आपको यदि पूछा गया कि राम आम खा रहा है, और राम की जगह मैं क्या बोल सकता हूं? कौन आम खा रहा है? तो कौन नामक शब्द ने राम को रिप्लेस किया कि नहीं किया? राम के स्थान पर प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। घर में मेहमान आए हैं, घर में मेहमान आए हैं, आप बोल सकते हो घर में कोई आए हैं। मैं बैग में चॉकलेट रखा हूं, आप बोल सकते हो मैं बैग में कुछ रखा हूं। तो कोई, कुछ, क्या, कौन, ये भी एक प्रकार के क्या हैं? सर्वनाम है। प्रश्नवाचक शब्द तो है ही, लेकिन ये क्या है? सर्वनाम है। बिल्कुल इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ऐसे सर्वनाम होते हैं कितने? टोटल 11 मूल सर्वनाम होते हैं 11। इन्हीं में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इन्हीं में जब हम कारक चिन्हों का उपयोग करते हैं तो ये यौगिक सर्वनाम बनते हैं। क्या बन जाते हैं जी? यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। ठीक है, चलो, तो इतना में आपको 2 नंबर पर्याप्त मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मौलिक सर्वनाम क्या है? ठीक है, चलो, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, चलिए तो देखते हैं पर्यायवाची को। पर्यायवाची क्या? लहर। अब एक एक वस्तु लिखना, एक एक पर्यायवाची, तो एक एक पर्यायवाची नहीं बोलना चाहिए, इसको समानार्थी लिख देना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? समानार्थी। अब हमारे पास शब्द है क्या? लहर। लहर के कितने सारे बोल सकते हो आप? लहरी, वीची, हिलोर, मौज, उर्मी, तरंग, जो चाहे वो लिख दो, आपको ठीक लगता है। हाँ, उर्मी लिख दो। क्या लिख दो यहाँ पर? चलो लिख देते हैं उर्मी। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना, क्या कई लोगों की कॉपी में एक चीज मैंने नोटिस किया था कि आप अपना समय व्यर्थ में यहाँ पर गंवा रहे हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ पर पहले पॉइंट लिखते हैं और उसके बाद फिर लिखते हैं यहाँ पर लहर, और लहर के बाद में फिर यहाँ पर डैश डाल के फिर लिखते हैं क्या? उर्मी। यहाँ पर फिर लिख रहे हैं क्या? उर्मी। मैं क्या बोला? उर्मी, वीची, लहर, हिलोर, मौज, जो चाहे वो लिखो, नंबर तो मिलना है, एक ही तो लिखना था। तो मान लो बात, हम उर्मी के साथ चलते हैं। अब लहर के पर्यायवाची उर्मी, ऐसा नहीं लिखना है आपको, इस बात को समझिए। क्या आपके पास जो शब्द आया है, आपको ऐसा ना लिख करके चुपचाप आपको क्या करना है? चलिए इसको हटा देता हूं मैं। आपको क्या करना है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ उर्मी लिख देना है। क्या लिख देना है भाई? पहला आप पॉइंट डालिए और चुपचाप यहां पर लिख दीजिए क्या? उर्मी। क्या लिख दीजिए? उर्मी। चेक करने वाला समझ में आ जाएगा कि आपने लहर के लिए उर्मी लिखा है। समझ में आई बात? चलिए दूसरा देखते हैं, विद्वान। विद्वान के लिए क्या लिख सकते हो? चलो दूसरा यहां पर डाल देते हैं विद्वान। विद्वान के भी खूब सारे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो यहां पर क्या? कोविद लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई? कोविद। आप बोल सकते हो आलिम, कोविद, ज्ञानवान, ज्ञानी, प्रज्ञ, विज्ञ, प्रबुद्ध, मनीषी, जितने इतने सारे इसके पर्यायवाची हैं, आप कोई भी एक, जैसे कोविद हमने लिख दिया, चल जाएगा उतना। ठीक है, तीसरा जैसे कि हम लोग लिख देते हैं सिंह। सिंह के लिए एक लिख देते हैं, जैसे शार्दुल लिख दिया हमने। क्या लिख दिया भाई हमने? शार्दुल। आप सुने हो ना, क्या है, कुछ कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के विशेष राजा महाराजाधिराज लोग हुए हैं जो गज शार्दुल की उपाधि लेते हैं। गज अर्थात क्या? हाथी। हाथी के समान बाहुबल है और शेर के समान भी क्षमता, उनमें साहस है, शौर्य है। गज शार्दुल। शार्दुल कौन? सिंह। तो सिंह के भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, केसरी, केहरी, या मृगेंद्र, मृगराज, वनराज, शेर, या यही शार्दुल, जिसको चाहे उसको लिख दो, क्या दिक्कत है इसमें? एक एक करके लिखना है। ठीक है बात। चौथा पॉइंट डालेंगे भ्रमर। भ्रमर का सबसे प्यारा, सबसे छोटा सा आप लिख सकते हो क्या? भौरा लिख दिए तो भी नंबर मिलेगा। आप यहाँ पर इसको षडपद लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। आप इसको मधुप लिखो, मधुकर लिखो, अली लिखो। ठीक है, लेकिन अली लिखते वक्त ध्यान रखना, छोटे ई की मात्रा लगाना है, बड़ा ई लगाए मतलब अली मतलब क्या हो जाएगा? सखी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर मॉडल आंसर में आपको क्या लिख करके दिया गया है। एक चीज़ ये बिल्कुल ऐसे ही इसको ध्यान में रखना कि लहर का जैसे मैं क्या उर्मी लिखा था, तरंग लिखा हुआ है, जैसा देखो इसमें नंबर आपको पूरा मिलेगा। बस मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं वो ये बात है कि भाई आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सीधे उत्तर लिखना है। प्रश्न लिख करके अपना समय व्यर्थ मत करना। समय बहुत कीमती है भाई, बहुत कीमती है। बहुत सारे शब्द आपको लिखने होते हैं। चलिए फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं। इनको पढ़ना है केवल। तरंग लिख दिया हमने, विद्वान के लिए हमने प्रबुद्ध लिख दिया। आप खुद देखो ना, यहाँ पर अगर ऐसा आपको मॉडल आंसर में दिया गया है, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक मनुष्य, साधारण मनुष्य होने के नाते भी, क्या वन का तरंग
2 का प्रबुद्ध, 3 शार्दुल, 4 मधुकर लिखा। तो क्या आपको समझ नहीं आया कि कौन सा किसका पर्यायवाची है? भाई आपको समझ में आ रहा है ना? तो चेक करने वाला भी इंसान है, उसको ज़्यादा चीज़ भरा भरा चीज़ नहीं देखना है, उसको देखना है कि किसका आंसर क्या लिखा है। वैसे ही विलोम शब्द में, चलो विलोम शब्द यहीं पढ़ लेते हैं। नूतन का क्या होगा? पुरातन। एकाग्र क्या होगा? चंचल। श्रव्य का क्या होगा? वाच्य। शुधा का हलाहल। ठीक है बात। तो ये सब विलोम शब्द वगैरह सब आपके याद करने वाली चीजें होती हैं। एक एक लाइन में इसको ही पढ़ते हैं। बिना पलक गिराए हुए को कहते हैं क्या? अनिमेष कहते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला कहलाता है समीक्षक कहलाता है। आलोचक भी लिखे कुछ लोग, नहीं समीक्षक बोलेंगे उसको। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु। अच्छा ये इच्छा हो वाला को तो ना अच्छे से पढ़ना, हर साल एक ठो आता ही है, ठीक है। और पसीने से उत्पन्न होने वाला कहलाता है क्या? स्वेदज कहलाता है, ठीक है। कि भूमि से उत्पन्न होने वाला भूमिज कहलाता है। ज मतलब जन्मा, देश में जन्मा, देशज बोलते हैं ना, देशज शब्द आगत शब्द ज लगा दिए मतलब क्या हुआ? से जन्मा, ठीक है बात। तो स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? स्वेदज कहलाता है, ठीक है। ऐसे इसको ध्यान में रखेंगे। चलो अगला देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है तत्सम शब्द लिखिए। तत्सम शब्द लिखिए। कबूतर का तत्सम शब्द क्या बता दिया गया भाई? कबूतर का तत्सम शब्द है कपोत। अखरोट का तत्सम शब्द है अक्षोत। 12 का क्या है? द्वादश। और श्रृंगार का क्या है? श्रृंगार। ध्यान देना, कई लोग श्रृंगार गलत लिखे हो, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं। श्रृंगार शब्द लिखते हुए ये जो है कई लोग ऐसा श्री बना रहे हैं, ये एकदम गलत तरीका है। ये क्यों गलत है इस कारण को समझ लो, तब आप गलतियां नहीं करेंगे। क्या कारण है? देखिए यहां पर, चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। जो श्र नामक शब्द है वो बना है किससे? श हलन के साथ और र के साथ। हमेशा ये जो र है ये अपने पदेन रूप में प्रस्तुत हो जाता है जब कभी भी इसके सामने कोई आधा वर्ण हो। जैसे अगर मेरे पास में क्या है, मैं लिखता हूं प और र, तो यही आपको दिखता है प्र के रूप में, तभी आप कहते हो प्रति, प्रकार। यदि मेरे पास में क आधा है और उसके बाद में र पूरा है, तभी आप लिखते हो क्या? क्र, आप लिखते हो क्रम, है ना। तो यहां पर ये जो रूप दिख रहा है आपको, र का ये जो रूप दिख रहा है ये उसका पदेन रूप है, वो पूरे रूप में है। र अपने पूरे रूप में है, प आधा है, क आधा है। ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई लोग को नहीं पता रहता है बात, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छे लोग आप लोग। तो ये क्या है हमारे पास? प्रक्रम में प आधा है, र पूरा है। क्रम में क आधा है, र पूरा है। इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है। और यदि र आधा रहता है ना, तो र जो है किसी के भी ऊपर जा करके इस प्रकार से बैठता है। तो जैसे अगर ये क्र लिखे, हम लोग लिखते हैं जैसे कि क्रम। अगर हम क्या लिखते हैं? क्रम, तो इसमें क्या होता है? क आधा है, फिर उसके बाद र है, र के बाद अ है, र के बाद अ है मतलब र पूरा हुआ, फिर उसके बाद में म है और उसके बाद में अ है, तब कहलाया क्या? ये क्रम। क्या कहलाया? ये क्रम। देखो म को पूरा कर दिया अ ने, र को पूरा कर दिया अ ने, और क यहां पर आधा है। अब इसी को मैं लिखता हूं कर्म। अगर मैं कर्म लिखता हूं तो क्या लिखाएगा? ये आधा क, फिर अ, फिर र, फिर म और फिर अ। ध्यान देंगे, म पूरा है, क पूरा है, इस बार र आधा है, जो कि यहां पर आरेफ के रूप में बैठ जाएगा म के ऊपर, इसलिए ये कर्म है, ये क्रम है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस बात को। अब जैसे र का एक रूप है, मैंने कहा यहां पर र इस श के साथ अपने पदेन रूप में आता है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो ये थोड़ा सा उचित नहीं लगता है, या गलती भूलवश हम लोग इसको कभी ऐसा लिख दिए कभी ऐसा लिख दिए, गलतियां हो सकती है। इसलिए श भी अपना रूप परिवर्तित करता है, और श आता है इस रूप में और र इसमें जुड़ता है इस रूप में, तत्पश्चात स्र बनता है ऐसा। ये बनने की कहानी समझ में आई? एक बात। अब ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 समझो। र का निर्माण किससे हुआ है? र का निर्माण हुआ है री धन अ से। र का निर्माण किससे हुआ है? री धन अ से। री में अ जोड़ने से। आपको पता ही होगा ये जो य, र, ल, व है, इन्हें कहा जाता है क्या? इनको कहते हैं हम अर्धस्वर कहते हैं, अंतस्थ व्यंजनों को। ई में अ जोड़ने से य बनता है, री में अ जोड़ने से र बनता है, ली में अ जोड़ने से ल बनता है, उ में अ जोड़ने से व बनता है। तो री में अ जोड़ने से र बना। क्लियर है बात? अब देखो,
अगर ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ रहे हैं तो एक बात समझिए कि जब ये र इसी री से ही बना है तो क्या इस र में दोबारा री की मात्रा लगा सकते हैं? आप कभी भी संसार का कोई भी शब्द उठा करके देखो, कोई भी शब्द उठा के देखो, आप कभी भी र में री की मात्रा लगा हुआ नहीं देखोगे। तो यदि गलती से आप ऐसा बनाते हो तो इसका मतलब आप स लिखे, र लिखे और इसमें री की मात्रा लगा दिए, एकदम गलत बात। इसीलिए जब भी श्री लिखना होता है तो आपको श लिखना है और री की मात्रा लगानी है केवल, तब बनता है क्या? ये श्रृंगी, श्रृंगार, श्रृंग नामक शब्द ऐसे बनते हैं। श्रृंग, श्रृंगी, श्रृंगार ऐसा बनाया जाता है। क्लियर है बात? हाँ कि ना? ये हो गया क्या हमारा? श्रृंगार। ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक और डंडी है, उसको हटा दो, वो र का रूप है जो कि गलत है। तो या तो र रहेगा या तो री रहेगा। री आया, र अपने आप वहां से खिसक गया, तो इसलिए क्या बन गया? ये श्रृंगार। क्लियर है बात? चलिए, तो तत्सम शब्द लिखना है भाई। ऐसे स्थिति में अगर आप गलतियां करेंगे, यदि आप मात्रात्मक त्रुटियां करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इसमें नंबर इसीलिए नहीं मिला है, लगभग सही लिखे, लेकिन लगभग में क्यों नंबर देंगे? जितने लोगों ने भी श्रृंगार ऐसा लिखा है उनको काट दिया गया भाई, बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है बात? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं तत्सम के बाद में द्वंद्व समास की परिभाषा देते हुए कोई 2 उदाहरण लिखिए। द्वंद्व समास को परिभाषित भी करना है और उसका उदाहरण लिखना है। द्वंद्व समास क्या होता है? देखो, एक भ्रम है लोगों के संसार में, दुनिया में। देखा था मैं एक जगह, ठीक है, क्या कि जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह हो वो द्वंद्व समास होते हैं। ऐसी बातें नहीं करना है, घटिया बात, गलत बात है वो, ऐसा नहीं होता। समझ में आई बात? देखो, अगर मैं लिख दूं यहां पर धीरे धीरे, मैं लिख दूं धीरे धीरे, मैं लिख दूं जोर जोर से, मैं बोलूं जो तेज तेज, अगर मैं ऐसे शब्द का प्रयोग करता हूं, योजक चिन्ह तो यहां भी है, लेकिन समास कौन सा है? समास यहां अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर जैसे मैं लिख देता हूं क्या? हवन सामग्री। हवन सामग्री ऐसी लिखते हो ना भाई, हवन सामग्री। लो, योजक चिन्ह तो यहां भी आ गया, योजक चिन्ह तो यहां भी आ गया, लेकिन उसका आप समास विग्रह करो, हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री मतलब क्या हो गया? तत्पुरुष चला गया भाई साहब, वो क्या हो गया? तत्पुरुष। तो योजक चिन्ह जहां होता है उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। कम से कम 15-20 कॉपी में ऐसा लिखा हुआ है। पता नहीं कहां से पढ़ रहे हो आप लोग, क्या किए हो, मत पढ़ो ऐसे जगहों से, दूर रहो ऐसी किताबों से भाई, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे में क्या है? अव्ययी भाव समास है। हवन सामग्री में क्या है? तत्पुरुष समास है। अब आ जाओ, समझते हैं क्या कि द्वंद्व समास क्या होता है। ऐसी बातें नहीं लिखना, ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों ये अव्ययी है और ये क्या है भाई? तत्पुरुष है। तो द्वंद्व क्या है वो समझते हैं। देखो, द्वंद्व समास यहां पर हम लिखेंगे जहां पर, अच्छा, द्वंद्व को बताने से पहले मैं एक काम करता हूं, आपको ना सारे समास होते कितने प्रकार के हैं भाई? 4 प्रकार के। समास क्या होते हैं? शब्दों को योग से बने रहते हैं। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, 2 शब्द होते हैं। इन दोनों शब्दों को ना ऐसे समझो, दोनों शब्दों को समझो एक बार। क्या 2 शब्द अगर हैं तो मैं 2 शब्द का जो योग बन रहा है, मैं एक काम करता हूं, 2 शब्द जैसे हमारे डिजिटल दुनिया में होता है क्या? 0 और 1, 2 डिजिट होते हैं ना, 0 1। मैं इसके आधार पर आपको बताता हूं। देखो, अगर 0 1 को देखा जाए तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है। क्या क्या? 0 0, 0 1, 1 0, 1 1 बन सकता है 4 कॉम्बिनेशन। ये 4 कॉम्बिनेशन देखो, 0 0, 0 का मतलब मैं ले लूंगा जो मुख्य नहीं है, गौड़ है, और 1 का 1 मतलब मैं ले लूंगा जो कि मुख्य है। अब बस आपको क्या समझना है? ये 4 कॉम्बिनेशन है। यहां पर क्या है? दोनों, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? गौड़ हो गए। अगर दोनों के दोनों गौड़ हो गए, गौड़, दोनों के दोनों क्या हो गए? गौड़ हो गए, और कोई तृतीय पद प्रधान होता है, वहां पर होता है क्या? बहुब्रीहि। क्या होता है भाई? वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। क्लियर है बात? अगर दोनों पद गौड़ हो जाए और कोई तीसरा पद महत्वपूर्ण हो जाए तब बहुब्रीहि समास होता है। दूसरा, पहला पद अप्रधान हो और दूसरा पद प्रधान हो तो इसे कहते हैं, पहला पद अप्रधान, दूसरा पद अप्रधान हो तो ये हो जाता है, यहां पर हम लोग लिखेंगे तत्पुरुष। क्या हो जाता है भाई यहां पर? सॉरी, हाँ, तत्पुरुष लिखेंगे। और तत्पुरुष के ही भेद के रूप में हम लोग देखेंगे किसको? द्विगु और कर्मधारय को। द्विगु और कर्मधारय को।
ठीक है, उदाहरण से अगर समझना चाहो तो जैसे अगर मैं कह देता हूं दशानन, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण, तो न 10 महत्वपूर्ण रहा न आनन महत्वपूर्ण रहा, कहां चला गया सीधा रावण, तो दोनों पद गौण हो गए, तीसरा रावण महत्वपूर्ण हो गया बहुब्रीहि। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं क्या गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, महत्वपूर्ण क्या है सेकंड वाला चूमने वाला, क्या बन गया, इसलिए वहां पर हम लोग देखते हैं क्या तत्पुरुष बन गया। यदि इसी में मैं और उदाहरण देता हूं, मैं लिख देता हूं तिराहा, 3 राहों का समूह, तो यहां पर भी 3 गौण है, राह महत्वपूर्ण है, पहला गौण है दूसरा महत्वपूर्ण है, लेकिन तिराहा, तिरंगा, पंचरत्न, नवरत्न, ऐसे शब्दों में आप देखो कि पहला पद क्या है संख्यावाची, तो संख्यावाची होने पर द्विगु बोलेंगे। यदि मैं कह देता हूं इसी के स्थान पर कमल नयन, कमल नयन, चरण कमल, क्रोधाग्नि, ऐसे शब्दों का अगर मैं प्रयोग करता हूं तो यहां पर कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, ऐसा शब्द अगर बोला गया तो यहां पर कमल इंपॉर्टेंट नहीं है, नयन इंपॉर्टेंट है, सेकंड टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा द्वितीय पद है वो ज्यादा प्रमुख है, प्रथम पद क्या है गॉड। लेकिन कमल नयन में एक चीज गौर करो, यहां पर क्या है उपमेय उपमान का संबंध है, इसलिए उसको बोलेंगे क्या कर्मधारय। कहने का मतलब यदि प्रथम पद गौड़ है द्वितीय पद प्रधान है तब वो तत्पुरुष होगा, लेकिन उनमें से यदि एक पद संख्यावाची है तो द्विगु हो जाएगा, और यदि उनमें आपस में उपमेय उपमान या विशेषण विशेषण का संबंध होगा तो कर्मधारय हो जाएगा। कितना आसान है भाई। यहां पर देखते हैं हम लोग 10, मतलब प्रथम पद प्रमुख द्वितीय पद गौड़, ये होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है भाई, अव्ययी भाव समास होता है। प्रथम पद जहां पर प्रमुख है द्वितीय पद प्रमुख नहीं है, जैसे यथाशक्ति, यहां पर यथा महत्वपूर्ण है, यथा महत्वपूर्ण है, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, क्या बोलेंगे शक्ति के अनुसार। आमरण अर्थात मृत्यु तक, आ शब्द महत्वपूर्ण है, मृत्यु से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है आ, मृत्यु बोल देने में तो थोड़ी क्लियर होगा, क्या बोलेंगे आ मरण, आ मरण अर्थात मृत्यु तक, तो ये बन गया क्या हमारा अव्ययी भाव समास। क्या बन गया हमारा अव्ययी भाव समास। इसके बाद हम देखते हैं क्या 1 मतलब दोनों पद प्रधान हो। अब यही वाला है जो पूछ रहा है, क्या बोल रहा है द्वंद्व, दोनों पद प्रधान है तो क्या बोलेंगे द्वंद्व समास। ऐसे आप इनको याद रखना। अब देखो ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, अभी डिटेल इसका और है जो मैं नहीं बताऊंगा, अभी सीधी सीधी बात मैं द्वंद्व बताऊंगा। ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1 करो, उसके बाद फिर पढ़ के देखो आपको समझ में आएगा। द्वंद्व क्या है, जहां पर हमारे पास में क्या दिखाई दे कि भाई प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों के दोनों क्या हैं प्रधान हैं, वो द्वंद्व समास है। लेकिन आपको द्वंद्व समास को परिभाषित अगर करना है तो आप मात्र इतना नहीं लिख सकते, आप क्या लिखोगे, जब किसी समासिक पद में प्रथम एवं द्वितीय पद दोनों ही समान हो तथा दोनों में पूरक या विलोम का संबंध हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आपको बताना पड़ेगा उनके बीच में पूरक का संबंध होगा या तो विलोम का। जैसे रात दिन, रात योजक चिन्ह, दिन अगर लिखा है आप बोलोगे रात और दिन। माता पिता, माता और पिता। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। लाभ हानि, लाभ या हानि। देखो लाभ या हानि बोलोगे तो विलोम का संबंध हो जाएगा, लाभ और हानि बोलोगे तो पूरक का संबंध हो जाएगा। कर्तव्या कर्तव्य, देखो कर्तव्या कर्तव्य लिखोगे तो यहां योजक चिन्ह नहीं है, कर्तव्य या अकर्तव्य। हरिहर, हरिहर भी बिना योजक चिन्ह के लिखेंगे, हरि और हरि और हर। तो द्वंद्व समास भी बिना योजक चिन्ह के लिखे जाते हैं कुछ कुछ, जैसे हरिहर मैंने कहा, ठीक है बात। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। तो यहां पर ध्यान देंगे महत्वपूर्ण क्या है द्वंद्व समास में कि दोनों पद प्रधान हैं और दोनों के मध्य पूरक का या विलोम का संबंध रहेगा। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। क्लियर है बात। इसी बात को यहां पर हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। द्वंद्व समास, क्या बोला गया, द्वंद्व समास जिन समासिक पदों में दोनों ही पद समान होते हैं तथा उनमें विलोम अथवा पूरक का संबंध होता है वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। उदाहरण माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। हरिहर, हरि और हर। हर अर्थात शिव जी, हरि अर्थात विष्णु जी।
इस तरीके से आपको लिखना है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक तरफ परिभाषा लिखे, इस तरफ में क्या कर दो, उदाहरण लिख दो। अब ध्यान रखना, अगर समास के परिभाषा और उदाहरण बोला है तो उदाहरण में ना खाली माता पिता लिख के मत चले आना, उसका विग्रह करना माता और पिता, कोई भी पूछे, द्वंद्व पूछे, अव्ययी भाव पूछे, कुछ भी पूछे। अब पिछले 3-4 सालों में देख रहे हो कि आपको एक न एक समास की परिभाषा पूछ रहा है, ठीक है बात। चलो बाकी और भी समास की डिटेल के लिए भाई अलग से समास का जो वीडियो डाला है ना उसको देखना, जितने लोग को अगर लगे कि और देखने की जरूरत है। चलो यहाँ पर फटाफट से इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। देखो अब भी मैं पूरे समास को बता दिया हूँ। अब यहाँ पर शब्द क्या है, अपाद मस्तक। क्या शब्द है, अपाद मस्तक, अर्थात पाद अर्थात पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक, यहाँ पर क्या हो गया, अव्ययी भाव समास है। तो पाद से मस्तक तक या पैर से मस्तक तक अव्ययी भाव समास। मुरारी अर्थात मूर नामक राक्षस के अरी हैं जो, अर्थात श्री कृष्ण। मूर नाम का एक राक्षस था, उसके अरी मतलब शत्रु थे, कौन, श्री कृष्ण जी। तो मूर नामक राक्षस के अरी हैं जो, अर्थात कृष्ण, अर्थात कृष्ण, ऐसा पूरा लिखेंगे। तब लिखेंगे क्या, बहुब्रीहि समास। आत्मज्ञान मतलब आत्म का ज्ञान, का लगा है ना, आत्म का ज्ञान, क्या हो गया, ये तत्पुरुष हो गया। क्या हो गया, तत्पुरुष। और वो भी कौन सा तत्पुरुष, कर्म, क्या हो गया, सॉरी क्या, संबंध तत्पुरुष। अरे क्या हो गया यहां पर, संबंध तत्पुरुष। क्या हो गया यहां पर, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। का लगा है ना, का के की संबंध होता है। फिर अगला क्या है भाई, नवरत्न। नव, देखो नव मतलब नया वाला नव नहीं, नव मतलब नौ, नौ वाला। तो नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह, यहां पर लिखोगे नौ रत्नों का समूह, अर्थात ये क्या हो गया, द्विगु। अभी बोला था मैं संख्यावाची आएगा, क्या हो जाएगा, द्विगु। बस उसी बात को आपको गौर करना है, ठीक है बात। चलिए भाई अगला देखते हैं हम लोग।